चलिए शुरुआत करते हैं सड़क पर संग्राम की खबरों से। कुछ तस्वीरें देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली कोटा की, जहां एक महिला की बेरहमी से पिटाई हुई, और दूसरी बाड़मेर की, जहां सरे रहा एक युवक को बेरहमी से बदमाशों ने पीटा। और अब इन खबरों को विस्तार से जान ले। सबसे पहले बात कोटा की करते हैं। एक महिला की बेरहमी से पिटाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ बदमाश दरअसल एक शख्स को पीट रहे थे, तभी महिला बीच बचाव के लिए आई, लेकिन उसके साथ बदमाश बेरहमी से उसे मारने पीटने लगे। वो रहम की भीख मांगती रही, लेकिन दरिंदा रुका नहीं। एक के बाद एक लाठी से वार। महिला खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम। बदमाश बेतहाशा थप्पड़ बरसाता रहता है, महिला के बाल पकड़कर नीचे गिरा देता है। महिला चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन जल्लाद नहीं रुका, मानो माथे पर खून सवार हो। मामला रेलवे कॉलोनी का है। पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। उधर बाड़मेर में बदमाशों में कानून का खौफ नहीं दिख रहा। मारपीट का एक वीडियो वायरल है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ लोग मिलकर युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। वीडियो वायरल होने से इलाके में दहशत है। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के चौहटन चौराहे के पास की है। युवक का कसूर बस इतना था कि बदमाशों के पैसे मांगने पर उसने पैसे नहीं दिए। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। यह पीड़ित ऑटो मैकेनिक का काम करता है। हालांकि इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। और अब बात सेना के जवानों की, जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली टोंक की, जहां एक जवान सिस्टम से हारकर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे। दूसरी बाड़मेर की, जहां सेना के जवान ने अपनी और अपने परिवार की जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। तो सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेने वाला जवान आज सिस्टम से हार रहा है। इसकी बानगी टोंक में दिखी है। सीआरपीएफ का एक जवान कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठा है। इसकी क्या परेशानियां हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर बैठे इस जवान का नाम है केदार नारायण चौधरी, जो पिपुली उपखंड के रहने वाले हैं। इनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। कानूनी लड़ाई लड़ी, कोर्ट ने इनके हक में फैसला भी दिया, लेकिन जिन्हें उस फैसले की पालना करवानी थी वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए। जवान केदार नारायण पिछले 5 साल से ऑफिस चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला, न्याय भी नहीं। इसके बाद सीआरपीएफ जवान आज धरने पर बैठा है। – 2007 में हमने जमीन खरीदी थी और 2015 से उन्होंने जमीन पे कब्जा कर रखा है। स्थानीय कोर्ट का आदेश है, 2015 में पैसे जमा करा दिया, रसीद कटवा ली। एसडीएम कोर्ट से आदेश पारित करा दिया सीमा ज्ञान और पत्रिकड़ी के लिए, लेकिन एसडीएम साहब के कोर्ट के आदेश की कोई पालना नहीं हो रही। 2015 वाले की सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है। मैं कलेक्टर साहब के यहाँ ही बैठ गया, मैं सीढ़ी पे बैठा हुआ हूँ। कलेक्टर साहब आएंगे, उनसे मिलूंगा, मेरे को न्याय दिलाइए। और जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा मैं यहीं बैठा रहूँगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, घर भी नहीं जाऊँगा। और मेरे 16 तारीख को ड्यूटी पे जाना है, यहीं से अपना सीधा ड्यूटी पे चला जाऊँगा। जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा मैं घर नहीं जाऊँगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने बाड़मेर में जनसुनवाई की। इस दौरान सेना के एक जवान ने जान का खतरा बताते हुए अपनी और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की। इस पर मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ने बाड़मेर पुलिस को नोटिस जारी कर त्वरित सुरक्षा मुहैया करवाने के निर्देश दिए। साथ ही मामले में कार्रवाई कर 3 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। जानकारी के मुताबिक सेना के जवान को उसका ही पड़ोसी डरा धमका रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। दीपाराम सिंह ये लोग मिलके हमेशा मेरे पिताजी को परेशान करते हैं और भूखंड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको मार देंगे, और आपके यहाँ पर कोई साथ में है नहीं। ठीक है, तो हम क्या हमारे कोर्ट में इसकी दाखिल किया, शपथ लेनी पड़ी हमको, ली। तो इन्होंने क्या, कोर्ट ने हमारे फेवर डिसीजन दिया। फिर पुलिस और प्रशासन आके बोल रही है, बोला ये दोनों तरफ स्टे है और आप इसमें काम नहीं कर सकते। फौजी ने ये कहा कि मैं इसी पर्पज के लिए, पिताजी की जब सूचना आई तो मैं छुट्टी लेके आया हूँ। तो यहाँ पुलिस अधीक्षक बैठे हैं, जिला हमारे कलेक्टर हैं, उन्होंने दोनों ने एश्योर किया कि अपने दस्तावेजात वो दे दें। अगर ऐसा पाया गया कि कोई व्यक्ति अननेसेसरी इनको परेशान कर रहा है, हम उसकी सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए मैंने उनको कहा तुम देश की सुरक्षा करो, यहाँ की सुरक्षा हम इन अधिकारियों के माध्यम से करें। बात करते हैं रफ्तार के कहर की।
कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, दिल दहल जाएगा, रोंगटे खड़े कर देंगे। ये तस्वीरें जोधपुर की है। बीच सड़क कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और किसी फिल्मी सीन की तरह हवा में उछल गई। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। घटना में कार का ड्राइवर बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी स्थिति नाजुक है। बस गनीमत इस बात की रही कि दुर्घटना के वक्त सड़क की दूसरी ओर कोई वाहन नहीं था, नहीं तो तेज गति से आ रही यह कार दूसरों की जान भी सांसत में डाल देती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, पिछले साल भर से राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने जनहित में सकारात्मक सुझाव देने के प्रयास किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने पब्लिक हेल्थ में इन सुझावों पर अमल करने के बजाय नकारात्मक रवैया अपनाते हुए केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारकर अनुचित टीका टिप्पणियां की, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही में राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 8-9 राज्यों ने स्पष्ट बताया कि वैक्सीन की कमी है। राजस्थान में वैक्सीनेशन की रफ्तार 5.81 लाख डोजेस प्रतिदिन तक पहुंच गई थी, जो देश में अग्रणी है। लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण यहां बार बार वैक्सीनेशन बंद करना पड़ता है। मैं कांग्रेस के कैंपेन #SpeakUp4Vaccines4All का पूरी तरह समर्थन करता हूं। कोरोना पर जल्द से जल्द काबू पाने के लिए आयु सीमा को हटाकर सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में भी उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे आर्थिक रूप से सक्षम लोग निजी संस्थानों में अपना टीकाकरण करवा लें। अगर भारत में वैक्सीन निर्यात करने से पहले देश की जरूरत पूरी होती और सभी को वैक्सीन लगती, तो कोरोना की ऐसी बर्बादी से बच पाते। बात करते हैं सरकार के मिशन जल जीवन की। सीएम गहलोत ने इसे लेकर एक अहम बैठक की। कई विभागों के साथ चर्चा हुई, योजना को रफ्तार देने पर बातचीत की गई। सीएम ने ट्वीट किया है, सीएमआर में जल जीवन मिशन की तैयारियों पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, पंचायती राज आदि विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान कहा कि जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसलिए इसकी आयोजना और क्रियान्विति में अधिक सतर्कता बरतने और गति लाने की जरूरत है। उन्होंने आगे ट्वीट किया, यदि हम हर घर में नल से पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल कर लें तो यह मिशन प्रदेश के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। राज्य की पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं में मिशन के फंड का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अब बात करते हैं एसीबी के एक्शन की। आज जयपुर में घूसखोर असिस्टेंट फायर ऑफिसर का पर्दाफाश हुआ। असिस्टेंट फायर ऑफिसर छोटू राम ने एनओसी जारी करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सत्यापन के समय आरोपी ने परिवादी से 10,000 रुपए लिए थे। आज 90,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसके ड्राइवर को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। परिवादी रिक्की जोशी जो फायर सिस्टम लगाने का काम करता है, उसने रावल हॉस्पिटल में फायर सिस्टम इंस्टॉल किया था। तो उसकी फायर एनओसी लेने के बदले में उसने ऑनलाइन आवेदन किया था, तो एएफओ साहब 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे। फिर सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान इन्होंने 10,000 रुपये ले लिए और 90 इनको राशि सहित इन्होंने अपने ड्राइवर को 90,000 रुपये दिलवाए। मौके पर इनको रंगे हाथों पकड़े गए। इनके अलावा भी कोई अन्य अधिकारियों की जो है वो मिलीभगत सामने आ रही है? इन अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी, क्योंकि जैसा कि छोटू राम ने बताया था कि उच्चाधिकारियों तक जाते हैं पैसे, तो इस संबंध में अभी अनुसंधान किया जाएगा। तो उच्च अधिकारियों से भी जो है वो इस मामले में अनुसंधान जो है वो किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश भर में एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्ट लोक सेवकों पर कोई फर्क जो है वो नजर नहीं आ रहा है और भ्रष्टाचार के खेल में लगातार जारी है। हालांकि एसीबी भी दनादन ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। एसीबी की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में अजमेर राजस्व मंडल के दफ्तर में तलाशी ली। मंडल अध्यक्ष समेत मंडल निबंधक और अन्य अधिकारियों के चैम्बर खंगाले, केस से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए। ब्यूरो के अजमेर एसपी की अगुवाई में टीम ने राजस्व मंडल की उस शाखा की भी तलाशी ली जहां मामलों के निस्तारण और बोर्ड गठन का रिकॉर्ड रखा जाता है। बता दें, 2 दिन पहले एसीबी ने रिश्वत कांड में 2 आरएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल रिमांड पर है।
इस तरह से तो वो सील किए हुए हैं, हमारी टीम ने ही आके सील किए थे 7 तारीख को, और आज वो सील खोल के और जो सर्च पार्टीज़ हैं उनको वो एंटर कर रही हैं और अब सर्च लेंगी। किस तरह की बात सामने आई है? अभी तो ये तो जांच अभी तो शुरू होगी, उसके बाद ही कोई इस पर टिप्पणी हो सकती है। तो अभी तो इतनी ही कार्रवाई है कि जो ऑफिसेज हमने सील किए थे, चेयरमैन साहब का ऑफिस है और एक सेक्शन है जो पर्टिकुलर कॉज लिस्ट और डेट से संबंधित, और उसके अलावा विनीता मैडम और मनोज नाग साहब, इनके ऑफिसेज को आज हम खोल रहे हैं और इनकी सर्चेज होंगी। बड़ी खबर है, न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई है। मासूम लक्षित को उसका हक मिला है। लक्षित को बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया है। जयपुर ग्रेटर निगम से यह सर्टिफिकेट मिला। दरअसल लक्षित का जन्म फ्लाइट में हुआ था। 17 मार्च को बेंगलोर से जयपुर आ रही इंडिगो फ्लाइट में लक्षित का जन्म हुआ था, जिसके बाद उसके पेरेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट के लिए इधर उधर भटक रहे थे। न्यूज 18 राजस्थान ने खबर दिखाकर इसे मुहिम बनाया। अजमेर के लक्षित को आखिरकार जन्म प्रमाण पत्र मिला है। जयपुर निगम हेरिटेज ने मॉनसून से पहले सही वक्त पर नालों की सफाई का काम शुरू करवा दिया है। कई इलाकों में नालों की सफाई का काम करने में मजदूर जुटे हैं। दूसरी तरफ ग्रेटर निगम नालों की सफाई के काम में पिछड़ता दिख रहा है। ग्रेटर निगम में अभी काम शुरू भी नहीं हो पाया है। मेयर का कहना है वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं, जल्द काम शुरू होगा। ग्रेटर नगर निगम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच भी विवाद का असर कामकाज पर पड़ रहा है। सभी जगह टेंडर्स कर लिए गए हैं, कुछ जगह अंडर प्रोसेस है, कुछ जगह वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम बारिश से वेल इन टाइम पहले, बारिश जून 15 के बाद एक्सपेक्टेड रहती है, तो हम मई तक इस कार्य को ख़त्म कर लें। इस बार मैंने इसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस भी, जो बड़े नालों की सफाई है या जिनका वर्क ऑर्डर अमाउंट ज़्यादा है, उसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का भी मैंने क्लोज डाला है। नहीं, ये काम जो है वो हमने काफ़ी टाइम पहले ही हमने इसका वर्क ऑर्डर वगैरह सब जारी कर दिया, तो जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा और सब हमारे पार्षदों के साथ में और उनके निरीक्षण के अंदर ये काम हो रहेगा, ताकि पूरा प्रॉपर हर नाले की सफाई अच्छी तरीके से हो, जिससे बारिश की वजह से ओवरफ्लो नहीं हो पाए और वाटर का अच्छा सा निकासी निकल सके। प्रदेश में मंदिर माफी की जमीनों के लिए बीजेपी देवभूमि मुक्ति अभियान चलाएगी। मीडिया से बातचीत में कपिल मिश्रा ने कहा कि राजस्थान में सामाजिक अभियान के तहत अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में करीब 18,000 जमीन पर अवैध कब्जा है। सरकार को ऐसे मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए। ये जो भूमि है मंदिर माफी, इसके लिए अब सरकार जल्दी से जल्दी कानून लाए। सरकार ने कल आश्वासन भी दिया है, कमेटी बनाने की बात भी की है, अध्ययन करने की बात भी की है, लेकिन अब ये जल्दी हो। और इसमें जो भूमि है, बेशक पुजारी को उसका मालिकाना हक नहीं होगा, लेकिन कम से कम उसको बिजली पानी का कनेक्शन, इतना तो मौलिक अधिकार मिले। सड़क वहां से बनके अगर जा रही है तो उसका मुआवजा, इस प्रकार का अधिकार तो मिले। मंदिर के पास जाए वो मुआवजा। द्वारकाधीश का मंदिर फलोदी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और उस पे एसडीएम के थ्रू कोई निर्णय करा करके और उस पे कब्जा करना, ये घोर निंदनीय अपराध उसी दिन हुआ। यानी एक ही समय में मुख्यमंत्री जी उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं और वहीं उसी समय लोग, पूरा कस्बा बंद है। तो इस प्रकार का जो राजनीतिक संरक्षण मंदिर माफी की जमीनों पे, मंदिरों पे कब्जों जो आ रहा है, हमने, कपिल जी ने, बाकी भी ब्राह्मण समाज के संगठनों से चर्चा करके एक इस पे कार्य योजना बनाएंगे और एक देवभूमि मुक्ति अभियान पूरे राजस्थान में आने वाले समय में हम चलाएंगे। रमजान का पाक महीना 14 अप्रैल से शुरू होगा। रमजान को लेकर हिलाल कमेटी ने बैठक के बाद ऐलान किया है। राजस्थान में चांद के दीदार के लिए लोग अपनी छतों पर पहुंचे, लेकिन प्रदेश में कहीं भी चांद नजर नहीं आया। काफी देर मंथन के बाद हिलाल कमेटी ने ऐलान किया कि रमजान का पहला रोजा 14 अप्रैल को होगा और पहली तरावीह की नमाज 13 अप्रैल को ईशा की नमाज के बाद पढ़ी जाएगी। आज चांद नज़र नहीं आया और पूरे हिंदुस्तान में कहीं चांद नज़र नहीं आया, लिहाजा जो है वो कल
चांद रात रहेगी और तरावी कल से शुरू होगी और इंशाल्लाह परसों से पहला रोज़ा होगा। आज नमाज मगरिब के बाद में जामा मस्जिद में सेंटर हिलाल कमेटी की मीटिंग हुई। जयपुर में भी चांद देखने की कोशिश की गई लेकिन चांद नज़र नहीं आया। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से रब्ता किया गया लेकिन कहीं भी चांद दिखाई देने की इत्तला नहीं मिली। लिहाजा तमाम अराकीन के इत्तेफाक के साथ में ये फ़ैसला किया गया कि रमज़ान मुबारक का आगाज़ आज से नहीं होगा बल्कि कल बरोज़ मंगल इंशाअल्लाह तरावी होगी 13 तारीख़ को और 14 तारीख़ को इंशाअल्लाह बरोज़ बुध को इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा। रमजान के पाक महीने में कोरोना से सतर्क और सजग रहकर अपने घरों में बनाएं, ये कहना है मंत्री सालेह मोहम्मद का। उन्होंने आमजन से अपील की कि रमजान का पर्व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर अपनों के बीच मनाएं और मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआ करें। चाहूंगा कि एक बार पुनः इस पाक महीने के अंदर आप अपने घरों में रह करके जो सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने जब घर से बाहर निकलो तो मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, बार बार हाथ धो। तो इस तमाम चीजें जो सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की पालना करो और अपनी इबादत घर बैठ के करें। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात उपचुनाव के रण की। के सुजानगढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सभा में हंगामा हुआ। किसानों ने काले झंडे दिखाए, केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी उठाई। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शनकारियों की ओर दौड़ पड़े। ये दोनों ही तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सभा स्थल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। आप देख सकते हैं सभा स्थल पर कुछ किसान काले झंडे दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर झड़प की। बाद में कार्यकर्ताओं ने किसानों को सभा स्थल से बाहर निकाल दिया। और मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सभा में जो जोश देखने को मिला ये गुस्सा है कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। लोग बदलाव चाहते हैं, रुपये काम चलाना चाहते हैं और जो राजस्थान को बदनाम करने का काम पिछले 2.5 वर्षों में हुआ है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये लगातार बढ़ा है। भूख, भय, भ्रष्टाचार ये लगातार बढ़ा है। राजस्थान में आपराधिक मामले बढ़े, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ा है और अध्यापक अपनी बात कहने जाएं तो कहते हैं नाथी का बाड़ा नहीं है। ये देखने को मिलता है कि इस सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं और इस चुनावों के माध्यम से उपचुनाव में सुजानगढ़ की जनता वोट की चोट करके सोई हुई गहलोत सरकार को जगाएगी और राजस्थान में कमल खिलाएगी। सहाड़ा सीट के चुनावी रण में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार के अंतिम चरण में देखिए कैसे बुआ भतीजे वाली सियासत में दोनों पार्टी उलझ गई। सहाड़ा सीट का सियासी संग्राम, अब बुआ भतीजे वाली सियासत। 10 साल तक मुख्यमंत्री रही है राजस्थान की वसुंधरा राजे जी, बुआ जी है वो। अब बुआ जी को तो बीजेपी ला नहीं पा रही और भतीजे को लेके आई है वहां से, मध्य प्रदेश से। यह कांग्रेस का बीजेपी पर करारा वार है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चुनाव प्रचार से दूर हैं, लेकिन उनके भतीजे और बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गंगापुर में चुनावी सभा की तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि वसुंधरा राजे को बीजेपी मना नहीं पाई तो मध्य प्रदेश से भतीजे को ले आए हैं। 10 साल तक मुख्यमंत्री रही है राजस्थान की वसुंधरा राजे जी, बुआ जी है वो। अब बुआ जी को तो बीजेपी ला नहीं पा रही और भतीजे को लेके आई है वहां से, मध्य प्रदेश से। तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार तो इसी में हो गई। अगर ये अपने आप को अनुशासित पार्टी कहते हैं, अगर ये पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं, तो फिर
अपने 10 साल तक मुख्यमंत्री रही है राजस्थान की, बुआ जी को लेके आते तो समझ में भी आता। अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस का प्रचार करने आए, अब बीजेपी का प्रचार करने आए। कांग्रेस के इस जुबानी हमले पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने सफाई दी और कहा कि पार्टी ने जिसे जो जिम्मेदारी दी है वो उसे पूरा कर रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि उपचुनाव के बाद कांग्रेस की जाने की गति तेज हो जाएगी। वैसे तो स्ट्रॉन्ग एंटी सरकार के खिलाफ है, लेकिन इन 3 चुनावों के परिणाम के बाद जब कांग्रेस पार्टी हारकर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो उनके जाने की गति तेज होगी और निश्चित होगा कि सरकार जाने का अगले बार तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, बल्कि मैं कह सकता हूं कि समय से पहले राजस्थान में चुनाव होंगे और उसमें भारत कांग्रेस के जाने का रास्ता साफ होगा। चुनाव प्रचार खत्म होने में अभी 3 दिन बाकी हैं, लिहाजा प्रचार के आखिरी चरण में नेताओं की जुबान अभी और तल्ख होगी, लेकिन पब्लिक किस पर मेहरबान होगी और किसे सहाड़ा के सिंहासन पर बैठाएगी, इसका पता तो 2 मई के जनादेश में चल पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। उपचुनाव में कांग्रेस कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी के परंपरागत वोटर माने जाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय की नाराजगी को दूर करने के लिए भी पार्टी ने एक खास रणनीति तैयार की है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति, अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने में जुटी कांग्रेस। सुजानगढ़ में अहम है अल्पसंख्यक वोटर्स। प्रदेश में 3 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले इस वर्ग को साधने के लिए इस बार कांग्रेस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। पार्टी के मुस्लिम नेता की बड़ी फौज इस वर्ग को साधने में जी जान से जुटी है। दरअसल सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद तीनों ही सीटों पर मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी संख्या में है। सुजानगढ़ सीट पर करीब 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। राजसमंद सीट पर करीब 15,000 मुस्लिम मतदाता हैं। सहाड़ा सीट पर करीब 12,000 अल्पसंख्यक वोटर्स हैं। कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने कमान संभाली है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली, पूर्व मंत्री मकबूल मंडेलिया, पूर्व सांसद अशोक अली टांग भी क्षेत्र में हैं। पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग ने भी तीनों क्षेत्रों में ऑब्जर्वर लगाए हैं। हर सीट पर 4-4 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। इस बार कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक कई मसलों को लेकर पार्टी से मायूस है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में केवल एक ही मुस्लिम मंत्री है। इसके अलावा 10 से ज्यादा अल्पसंख्यकों से जुड़ी संस्थाओं में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने से नाराजगी। और बात करते हैं पॉलिटिक्स की, जो असम टू राजस्थान दिख रही है। असम के जो प्रत्याशी जिन्हें जयपुर में बाड़ाबंदी में रखा गया है, उन्होंने आज आमेर महल का भ्रमण किया। देखिए कुछ तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जब वो आमेर महल घूम रहे थे। हाथी गांव में उन्होंने, इन प्रत्याशियों ने हाथी की सवारी भी की। कल अजमेर दरगाह जाने का भी इनका कार्यक्रम है। कांग्रेस का मिशन असम वाया राजस्थान जो चल रहा है, जो वहां कांग्रेस और उनके समर्थक दलों के जो प्रत्याशी हैं उन्हें जयपुर में लाया गया है, बाड़ाबंदी में रखा गया है। इन प्रत्याशियों ने आज आमेर महल का भ्रमण किया है। राजस्थान आए और राजस्थान की खास ऐतिहासिक जगहों का भ्रमण न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे में आमेर महल का मोह उन्हें आमेर महल तक खींच लाया और अब कल ये प्रत्याशी अजमेर दरगाह जाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।